Dear students, Namaste. We have successfully completed our first topic, relation, and now we start our new topic, functions. Definition: Let A and B are two non-void sets. मैं फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देता हूँ कि फंक्शन होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। रिलेशन क्या है, ऊपर कुछ बाउंडेशन लगा देंगे, कुछ कंडीशंस लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शन। ठीक है, तो जैसे फंक्शन हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेट आना चाहिए, सेट के बाद रिलेशन आना चाहिए, और रिलेशन के बाद ही फंक्शन आता है। ये एक ऑर्डर में ही आते हैं। तो फंक्शन अगर आपको तभी आएगा जब आपको सेट और रिलेशन अच्छे से आता हो। तो डेफिनेशन देखिए इसका कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन वाइड सेट्स, मतलब दो कोई सेट उठा ली है और बी जो खाली नहीं है। देन ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब ये है कि सेट ए में हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, किसके अंदर, सेट बी के अंदर। मतलब हम सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझ सकते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्ट होना ही चाहिए। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब ये हुआ कि सेट ए की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती, सेट ए की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। अगर और सिंपल वर्ड में मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ तो दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। नंबर वन, कि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए। नंबर दो, सेट ए की सेट बी के अंदर एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ये दो बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो एक बार फिर देख लीजिए कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन वाइड सेट्स, देन ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B। मतलब सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा होते ही क्या हो जाएगा, वो रिलेशन तो रहेगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो इट इज़ नोटेड बाई एफ ए टू बी और ए टू बी, ऐसे ये इसका डिनोट करने का तरीका है। एंड डिफाइंड एज एफ, इसको ऑर्डर पेयर में लिख दिया जब b इज इक्वल टू एफ ए कहाँ से आ रहा है, सेट ए से, और b कहाँ से आ रहा है, सेट b से। इसको ऐसे लिखते हैं, जो ये मैपिंग दे रखा है इसको अच्छे से देख लीजिए आप। इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट b एंड a कोमा b बिलोंग्स टू f, देन वी कैन राइट एफ ए इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू एफ ए। वो तो नॉर्मल सी बात है, जब ए का इमेज बी पे हो रहा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, बी इज इक्वल टू एफ ए। वी हैव बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज। तो बी तो क्या हो जाएगा, ए का इमेज, और ए क्या हो जाएगा, बी का फ्री इमेज। किसके अंडर में है, फंक्शन एफ। ठीक है, तो अभी मैंने जो दो बात बताई थी वही लिखी हुई है यहाँ पे कि एफ इज ए फंक्शन इफ नंबर वन, क्या, नो टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज सेम। अच्छा है, अगर आपका ऑर्डर पेयर में अगर आपको दे रखा हो और आपको चेक करना है कि जो ये रिलेशन दे रखा है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो इसमें दो बातें आप चेक करेंगे। सबसे पहले, नो टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज सेम। अगर ऑर्डर पेयर दे रखा है तो स्टार्टिंग वाला कोई सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। वह तो वही बात होगी जो अपने अभी डेफिनेशन में बताई थी कि वो यूनिक इमेज नहीं रहेगी, उससे ये एक से ज़्यादा इमेज हो जाएगी ना। अभी नीचे एग्जांपल दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और नंबर टू, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा सेट ए यूज होना चाहिए। ठीक है, ये क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सेट ए क्या हो जाएगा, यूज। ठीक है, तो अपनी जो डेफिनेशन थी उसको इसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब पूरा का पूरा सेट ए यूज होना चाहिए नंबर वन, और वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा इमेज सेट बी में नहीं होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। हम अपने डेफिनेशन को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये दोनों बातें अच्छे से याद रखेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, वो देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल टू a1, a2, a3, a4 और b इज इक्वल टू b1, b2, b3, b4, और f1 मैंने f1 से लेके f6 तक यहाँ बनाए हैं। अभी ये फंक्शन है या नहीं है अभी चेक करेंगे। मैं पहले इनको फंक्शन नहीं बोल सकता, बस रिलेट किया है, ए को बी के साथ रिलेट किया है, ये रिलेशन तो है। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है, वो चेक कर दें। तो f1 को देखिए, a और b को मैंने ऐसे रिलेट किया है कि a1 हो b3 से जुड़ रहा है, a2 b1 से, a3 b4 से, a4 b2 से। तो क्या बताइए आप, क्या f1 फंक्शन है? अभी मैं नहीं बताऊंगा आंसर, एक बार आप सोचिए। सेकंड क्या दे रखा है, a1 है वो b1 से रिलेट हो रहा है, a2 b3 से, a3 है वो b2 से, और a4 b4 से रिलेट हो रहा है। क्या f2 फंक्शन है या नहीं है, अभी आप चेक कीजिए। ऐसे ही आप f3 को देखिए। f3 के अंदर क्या है, सारे के सारे एक एलिमेंट है वो सेट बी के एक एलिमेंट से जुड़ रहे हैं, b3 से। a1 है वो b3, a2 भी b3, a3 भी b3 और a4 भी b3 से रिलेट हो रहा है। अब आप f4 देखिए, a1 b2 से रिलेट हुआ, a2 b1 से भी रिलेट है और b3 से भी रिलेट है, a3 और a4 दोनों b4 से रिलेट है। ये f4 देख लीजिए, और f5 देख लीजिए, और f6 देख लीजिए। तो अब आपको अच्छे से सोचना है कि इनमें से कौन से फंक्शन हैं, कौन से फंक्शन नहीं है। क्या सारे के सारे फंक्शन है, या सारे के सारे फंक्शन नहीं है, या कुछ एक फंक्शन है और कुछ एक फंक्शन नहीं है। तो आपको अच्छे से चेक करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। अभी जो डेफिनेशन थी उसी को यूज करना है हमें, ठीक है। तो मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ एक 6 के 6 फंक्शन को। फंक्शन नहीं है मतलब 6 के 6 जो अभी ये दे रखा है ना, डेफिनेशन जो रिलेट करने की डेफिनेशन दे रखी है, उसको देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अगर हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 के 6 फंक्शन थे। जब अभी चेक कर रहे हैं कि है या नहीं, अभी तो पता भी नहीं है हमें। तो सबसे पहले f1 को देखिए। तो f1 में देखिए, पहले सबसे पहले अपनी डेफिनेशन को यूज करें। क्या पूरा का पूरा सेट ए यूज हुआ है या नहीं हुआ? सेट बी को देखना ही नहीं है, सेट बी तो बाद की बात है। पहले अपना को देखना है कि क्या पूरा का पूरा सेट ए यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने देखा कि सर सेट ए, तो आपने बोल दिया कि सर ये तो सेट ए तो पूरा का पूरा यूज हो रहा है। पहली बात अपनी कंप्लीट होगी। अब दूसरी जो कंडीशन है वो चेक कर लेते हैं। क्या सेट ए की क्या यूनिक इमेज है, मतलब चेक करना है कि सेट ए के किसी एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं आ रही। तो देखा आपने कहा सर a1 की अलग है, a2 की भी अलग है, और a3 की भी अलग है, a4 की भी अलग है। इसका मतलब ये अपने डेफिनेशन को फॉलो कर गया, और जैसे ही फॉलो किया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, फंक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ कि f1 क्या है, एक फंक्शन, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाइए, f2। तो सबसे पहला काम क्या है, अपनी डेफिनेशन को यूज करेंगे। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन को याद रखना है। वो दो बातें हमें याद रखनी है। f2 के अंदर देखिए, सबसे पहले देखा कि क्या पूरा का पूरा सेट ए यूज हो रहा है। आपने कहा सर पूरा का पूरा यूज हो रहा है, कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। तब हम आगे चेक करें क्या सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है या नहीं है। आपने कहा सर a1 भी एक से जुड़ा है, a2 भी एक से जुड़ा है। अब वो जुड़ा किससे, वो हमें मतलब ही नहीं है। a3 भी अपनी एक इमेज रखता है, a4 भी अपनी एक इमेज रखता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसकी क्या होगी, वन एंड ओनली वन, ये यूनिक इमेज है। इसका मतलब f2 भी क्या हो गया, फंक्शन। अब f3 पे आ जाइए। f3 में भी वही बात फॉलो करेंगे, क्या पूरा का पूरा सेट ए यूज हुआ है या नहीं हुआ। तो जब आपने देखा कि पूरा का पूरा सेट ए यूज हो रखा है, फिर उसके बाद में देखा कि सर क्या सबकी यूनिक इमेज आ रही है या नहीं आ रही, वो देखेंगे हम। तो जब देखा तो a1 की b3 आ रही है, a2 की b3 आ रही है, a3 की b3 आ रही है, a4 की b3 आ रही है। अब देखो नॉर्मल सी बात है सबके लिए। अब मैं a1 को थोड़ी ना पता है कि a2 की भी b3 आ रही है, a3 की भी b3 आ रही है, a4 की भी b3 है। a1 अपने
B3 के साथ रिलेट है और आराम से बैठा है, वैसे A2 भी क्या है, B3 के साथ रिलेट है और आराम से बैठा है, और A3 भी किससे रिलेट है, B3 के साथ और आराम से बैठा है, और A4 भी किससे रिलेट है, B3 के साथ और आराम से बैठा है। इसका मतलब पूरा का पूरा सेट A यूज भी हो गया और सब के सब अपनी यूनिक इमेज भी रख रहे हैं। अरे भाई यूनिक इमेज क्यों नहीं रखेंगे, उनको क्या पता कि B3 है वो A2, जैसे A1 को कैसे पता होगा कि B3 है वो A2 A3 A4 के साथ भी जुड़ रखा है, वो तो अपने अपने घर में ऐस कर रहा है ना अपने आप ही, देखो वैसे A2 भी देखो B3 के साथ है, उसको नहीं पता कि वो A1 A3 A4 भी पहले से जुड़ रखे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो डेफिनेशन पूरी की पूरी ये फॉलो कर गया कि पूरा का पूरा सेट है यूज भी हुआ है और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज भी है। यूनिक इमेज का मतलब क्या, वन एंड ओनली वन। अरे भाई A1 की सिर्फ एक ही तो इमेज है B3, A2 की भी तो सिर्फ एक ही इमेज है B3, और A3 की भी तो वन एंड ओनली वन है इमेज B3, और A4 की भी वन एंड ओनली वन इमेज है B3। तो ये दोनों डेफिनेशन के दोनों पार्ट को सेटिस्फाई कर गया। तो F3 भी क्या होगा, एक फंक्शन। अब आई F4 पे। अब 4 पे जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले अपना काम वही कि क्या पूरा का पूरा सेट ए यूज हुआ है, तो आप बोलेगी सर पूरा का पूरा सेट ए तो यूज हो रखा है। फिर मैंने कहा कि क्या सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तब आपने देखा कि यहाँ पे A2 दो इमेज रख रहा है, B1 और B3। अब जैसे ही दो इमेज रखा तो आपने तुरंत कह दिया सर यूनिक इमेज तो नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है तो डेफिनेशन फेल। डेफिनेशन फेल तो अब 4 क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं F5 पे। F5 पे आपने देखा कि सर पहला डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या था, पूरा का पूरा सेट ए यूज हुआ है या नहीं हुआ, तो आपने कहा सर पूरा का पूरा सेट ए यूज हो रखा है। फिर आपने कहा कि दूसरा पार्ट इसका क्या था कि हर एक की यूनिक इमेज होना चाहिए। आपने कहा सर A1 है वो B2 इमेज रखता है, A2 B4, A3 B3 और A4 है वो B4। इसका मतलब सबके सब यूनिक इमेज रखे हुए हैं, ठीक है। अब बी में छूट जाए हमें एलिमेंट से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। अरे बी सेट बी के अंदर छूटे या सारे के A1 A2 A3 A4 सारे के सारे चाहे एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन को फॉलो कर गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, F5 भी क्या हो गया, फंक्शन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर A2 की भी तो इमेज B4 और A4 की भी इमेज क्या B4। अरे भाई A2 B4 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन A2 को ये तो नहीं पता कि A4 भी जुड़ा हुआ है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, तो वन एंड ओनली वन इमेज है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हम F6 चेक करते हैं। F6 चेक किया तो अब डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या था कि पूरा का पूरा सेट ए यूज होना चाहिए। आपने देखा कि पूरा का पूरा सेट ए यूज तो हुआ ही नहीं, A2 की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। इसका मतलब F6 क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो F4 और F6 तो फंक्शन नहीं होंगे, और इसके अलावा जो बचे हुए वो सारे के सारे क्या होंगे, फंक्शन होंगे। ऐसे आपको डेफिनेशन को अच्छे से अप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं है। अब देखो अगर ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा हो तो हम कैसे चेक करेंगे। देखो जैसे A दे रखा है XYZ और B दे रखा है ABC, इनका कलेक्शन दे रखा है, तो एंड F इस प्रकार से दे रखा है कि X है वो B से रिलेट कर गया, Y C से, Z A से और X C से, तो क्या F फंक्शन होगा। तो देखो बेटा पहले चेक कर लो कि पूरा का पूरा सेट ए यूज हो रखा है, या फिर वो ऑर्डर्ड पेयर वाली डेफिनेशन याद रख लो जो लास्ट में नोट में लिखाई थी। आपने कहा कि पूरा का पूरा सेट ए यूज हो रखा है, X Y और Z है। फिर सेकंड क्या था कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट होने का मतलब क्या, वो यूनिक इमेज नहीं रख पा रहा, मतलब एक से ज़्यादा इमेज रख रहा है। तो आपने देखा कि X दो इमेज रख रहा है B और C, तो यूनिक इमेज नहीं है। आपकी डेफिनेशन तो ये कहती है वन एंड ओनली वन इमेज और यूनिक इमेज, तो वो यहाँ पे फेल होगा, इसलिए ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी लास्ट ईयर वाली बुक में दे रखे होंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है कि थ्योरी, आगे की जो थ्योरी पढ़ने में आपको थोड़ी आसानी रहे। अब डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, जो रिलेशन का था वही है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। तो अब वो चेंज क्या है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। रिलेशन वाले डोमेन, को डोमेन एंड रेंज अच्छे से पढ़ेंगे आप, और फंक्शन को पढ़ेंगे तो अपने आप पता चलने लग जाएगा कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। तो फंक्शन दे रखा है सेट ए टू सेट बी, तब डोमेन ऑफ क्या होगा, पूरा का पूरा सेट है। भाई नॉर्मल सी बात है, डोमेन अपने आप ही पूरा का पूरा सेट है, क्योंकि हर
सेट ए का हर एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज रखता है। इसका मतलब सेट ए पूरा का पूरा यूज हो चुका है, और सेट ए पूरा का पूरा यूज हो चुका है तो इसका मतलब डोमेन में पूरा का पूरा सेट ए आएगा। लेकिन बेटा रिलेशन में नहीं आता है। कल जो आपको वो क्विज दी थी उसमें क्वेश्चन था और एक बच्ची ने पूछा भी था, तो वो वहाँ पे रिलेशन बनाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि वहाँ पूरा का पूरा यूज नहीं होता है। लेकिन फंक्शन के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा सेट ए ही आएगा। अगर वो फंक्शन है सच में, तो पूरा का पूरा सेट ए आएगा। पूरा का पूरा सेट ए क्या कहलाता है, डोमेन। अब पूरा का पूरा सेट भी क्या होता है उसका, कोडोमेन। और रेंज क्या होता है भाई, जो ए की जो इमेज आएगी, सेट ए की जो इमेज आएगी बी के अंदर, उन सब का कलेक्शन, वो क्या होगा, रेंज। और आपको पता है रेंज इज ए सबसेट ऑफ को डोमेन। इक्वल भी आ सकता है या सबसेट भी आ सकता है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है तो देख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर में अगर दे रखा हो तो क्या कैसे लिखेंगे, कोई फंक्शन दे रखा है सेट ए टू सेट बी, ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, तो डोमेन ऑफ अब क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। रिलेशन में भी ऐसे ही लिखा था, आप देखना चेक करके जो मैंने लिखवाई थी लैंग्वेज। और को डोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बी। और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। ये इसका लिखने का तरीका है। एग्जाम्पल देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी ए बी सी डी एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट, ये फंक्शन दे रखा है। देन सबसे पहले आप बताइए डोमेन ऑफ एफ। अब देखो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है, तो देखो डोमेन ऑफ एफ क्या हो, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो पूरा का पूरा सेट यूज होना चाहिए, वरना तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो अब मैंने पहले से दे रखा है यहाँ पे कि फंक्शन है, तो मैं इसको पूरा का पूरा यूज करूँगा सेट ए को। तो देखो 1, 2, 3, 4, वो तो क्या हो जाएगा, डोमेन। को डोमेन क्या होगा, चेक करने की जरूरत नहीं होती, को डोमेन पूरा का पूरा सेट बी होता है। और डोमेन क्या, पूरा का पूरा सेट ए हो गया, देख लो यहाँ से। अब आपको रेंज देखना है, रेंज में देख लो किस किस से जाके रिलेट हो रहे हैं एक इस एलिमेंट। तो एक तो आ गया ए, एक आ गया बी और एक आ गया डी। तो रेंज में क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ए, बी, डी। और तो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में तो आपके एलिमेंट था ए बी सी डी और यहाँ ए बी डी, तो ऑटोमेटिक कभी कभी पूरा का पूरा यूज भी हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो दोनों चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे, सबसेट और इक्वल वाला साइन दोनों है ना। अब दूसरा देखिए, लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब एफ आर से आर में है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सारे के सारे एक्स कहाँ से आ रहे हैं, सेट आर से। देन डोमेन क्या हो जाएगा, अरे आर से आर में तो डोमेन आर हो गया, को डोमेन भी क्या हो गया आर। और रेंज क्या होगी कि आर वाले एलिमेंट को अगर हम पुट करेंगे और उसकी इमेज क्या बनने वाली, सारी की सारी पॉजिटिव। अगर माइनस वाली टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे तो वो पूरी की पूरी पॉजिटिव आने वाली है। पॉजिटिव नंबर्स का अगर स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, और जीरो का करेंगे तो जीरो, मतलब जीरो यूनियन आर पॉजिटिव, यही होगा जीरो या आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आएगी, स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं। एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, जब उसकी इमेज आएगी ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो रेंज क्या होगा इसका, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। अब देखिए वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है कि ये कोई जैसे एमसीक्यू में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो एमसीक्यू में आप बिना पेन चलाए इस टेस्ट से उसको चेक कर सकते हैं कि जो ग्राफ दे रखे होते हैं, इसमें ग्राफ होता है ना, ग्राफ को चेक करते हैं, ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसका लैंग्वेज देखिए, ए कर्व इन ए प्लेन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ए रियल फंक्शन। जो ग्राफ दे रखा होगा वो फंक्शन होगा, इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स इट मोर देन वन। मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं पेन से, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। अरे एक ही लाइन पे करेगा, इसका मतलब तभी तो होगा ना, वो एक ही इमेज रखता है, इसका मतलब यही हुआ है। ज्योमेट्री से अगर सोचेंगे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, सेट ए का वो एक ही इमेज रखता है,
और एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब सेट ए का ज़्यादा यूज हो गया, मतलब एक से ज़्यादा इमेज रखना शुरू कर दिया उसने। एक बार थोड़ा सा सोच के देखना आप लोग, अगर समझ नहीं आता है तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो वही ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होती है कि, या ऐसे बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचेंगे हम और वो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई तब तो फंक्शन नहीं होगा, और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ये क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन क्या होगी, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं तो वाई एक्सिस ही होती है। वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस। तो मैंने 4 नीचे ग्राफ दे रखे हैं, जो भी है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ। थर्ड वाला पैराबोला का हो गया, फोर्थ सर्कल का हो गया, और ये भी जो भी है ग्राफ अपना फंक्शन का फॉर्म है, किसी भी फंक्शन का, हमें उस पर नहीं जाना कि कौन सा फंक्शन है, हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो ये दे रखे हैं ग्राफ, ये क्या फंक्शन है या नहीं है। तो पहला वाला देखा आपने, मैंने जो रेड डॉटेड से लिखा है वो क्या है, वर्टिकल लाइन खींची है मैंने अपनी तरफ से। आप भी कहीं भी खींच के देख सकते हैं। तो हमने जब ड्रॉ किया तो देखा कि यहाँ पर ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहला वाला क्या हो गया, फंक्शन। दूसरा वाला चेक किया, आपने देखा कि रेड पेन से जो डॉटेड लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, वहाँ पे वो भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो वो भी क्या हो गया, फंक्शन। थर्ड वाला देखिए, जब इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन, तो देखते हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। ऐसे ही ये जो लास्ट वाला दे रखा है ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो वर्टिकल लाइन के द्वारा हम गिवन ग्राफ को 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आजकल एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो एमसीक्यू में आने के चांस हो गए हैं अभी। अब बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन और ग्राफ थे जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा उनके नाम शेयर कर रहा हूँ आपके। अगर आज का आपके पास टाइम है, आप उनके डोमेन को डोमेन रेंज आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर अच्छे से आएगा तो आगे जो थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन था, पॉलिनोमियल, रेशनल, मॉडुलस, सिग्नम, गेट टेस्ट इंटीजर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, और बहुत सारे फंक्शन थे जो आपने पढ़े हैं। तो आपके पास आज का टाइम है, आप उनको अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। लास्ट ईयर की बुक उठाइए और वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी को कोई भी फंक्शन में प्रॉब्लम आती है कि सर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम मार रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।